Hello students, welcome to online class of physics. Today in this lecture we are going to talk about the capacitance of a parallel plate capacitor when we introduce a dielectric slab or a conducting slab between its plates, and we want to see कि अगर दो प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर की कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दें या फिर हम कोई कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस कर दें तो कैपेसिटेंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। यहां पे मैं कौन सा लेके चल रहा हूं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उसके बीच में क्या डाल रहा हूं, कंडक्टिंग स्लैब। कौन सी स्लैब डाल रहा हूं, कंडक्टिंग स्लैब। पे अटेंशन। यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं एक कैपेसिटर सपोज कर लेता हूं। इस कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पे Q चार्ज है, तो सेकंड पे कितना होगा, -Q, राइट। सो दिस प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा किधर से किधर, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ। व्हाट विल बी दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो E0 से डिनोट कर लेता हूं। इट विल बी सिग्मा, क्या होगा यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ वी नो दैट सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। व्हाट इज दिस एरिया, इस प्लेट का एरिया, और इसके बीच में गैप कितना है, D। वी हैव D गैप बिटवीन द प्लेट्स, राइट। और अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल कितना है, तो आप इजीली बता दोगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स को गैप बिटवीन द प्लेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या निकालनी है कि अब हम क्या करते हैं, अब हम इस प्लेट के बीच में एक ऊपर से ऐसे कंडक्टिंग स्लैब मतलब कोई मेटल की स्लैब है, कोई पीस है, उसके अंदर इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। जैसे सपोज करो कि ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये मेरे पास कंडक्टिंग स्लैब है, मैं इसमें इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ कंडक्टिंग स्लैब, ओके। तो कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस जो मान लेता हूँ मैं वो T है। तो जब मैंने इसके अंदर एक कंडक्टिंग स्लैब रखी तब क्या होगा, मैंने इसके अंदर एक कंडक्टिंग स्लैब रख दी। अब जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर्स इज 0। और बाहर कितना फील्ड घूम रहा था, बाहर फील्ड घूम रहा था पहले E0, लेकिन पहले जो E0 फील्ड था ये पूरी प्लेट्स की जगह के बीच में था। अभी क्योंकि बीच में इतना पोर्शन किसका आ गया, कंडक्टिंग स्लैब का आ गया, तो इतने कंडक्टिंग स्लैब के पोर्शन जितनी जगह में कोई फील्ड नहीं है, आसपास की जो जगह बच गई वहां है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी मैं देखना चाहता हूं कि नई वैल्यू ऑफ पोटेंशियल कितनी हो गई बिटवीन द प्लेट्स, तो आप मुझे कहोगे कि सर जो E0 इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो अब कितने गैप में बचा। अगर ये स्लैब की थिकनेस T थी तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड था D स्पेस के अंदर, इस पूरे से पूरे गैप के अंदर। अभी T गैप में नहीं है तो कितने में है, D-T, तो पोटेंशियल भी उसी वजह से होगा, ठीक है। यहां पे E0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या है वो, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ऊपर साथ में क्या है, D-T है। बात समझ में आई। अच्छा, अभी हम क्या निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। क्या होती है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस जो होती है, ओरिजिनली इसकी कैपेसिटेंस कितनी थी, ओरिजिनल जो कैपेसिटेंस थी वो तो A एप्सिलॉन नॉट बाई D थी, वी नो दैट। अब कितनी हो जाएगी, C इज इक्वल टू, मतलब स्लैब इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा,
ठीक है, ये तीनों पैरामीटर, फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर, थर्ड पैरामीटर, ये बिफोर स्लैब थे, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग स्लैब थे, और ये 3 पैरामीटर्स आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग स्लैब है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो पोटेंशियल ऐसे चेंज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड k टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पे क्या होगा, कैपेसिटेंस होती है चार्ज अपॉन पोटेंशियल, तो चार्ज इनिशियली इसके ऊपर Q लेके चले थे, पोटेंशियल अब इसका कितना हो गया, E0 d माइनस टी, वैसे ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी, Q के साथ Q कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास, ए एप्सिलॉन नॉट बाई d माइनस टी। अब मैं इसको इसके साथ कंपेयर कैसे करूंगा, क्या फर्क पड़ा, जैसे मुझे पता है कि पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हो गया, यहां पे क्या फर्क पड़ा। अच्छा, एक काम करता हूं, मैं जरा इसको d से डिवाइड कर देता हूं यहां पे, ठीक है, और d से ही मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर मैं एक स्टेप वापस जाके देखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, लेकिन a एप्सिलॉन नॉट बाय d क्या हो जाएगा, c नॉट, तो c इज इक्वल टू c नॉट, साथ में ये जो d है इसको नीचे ले आओ, यहां पे रखना है, साथ में रख लो, मुझे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नीचे लेके आना है, नीचे ले आओ, तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन ये बनेगा। अब यहां ध्यान से देखो, ये बात तो पक्की है कि जब d में से कुछ माइनस कर दोगे, चाहे t कितना भी कम हो, कुछ कम तो होगा ना, तो ये d से तो कम ही होगा, अगर d में से कुछ माइनस करते हो तो वो d से तो घट ही जाएगा ना। अगर d माइनस टी लेस देन t है तो इसका मतलब इसको नीचे ले आओ, d बाय d माइनस टी क्या है, ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब c भी तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज d इज ग्रेटर देन d माइनस टी, c इज ग्रेटर देन c नॉट, जिससे ये पता चलता है कि कंडक्टिंग स्लैब डालने से कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। दोबारा से देख लो, पहले सिंपल कैपेसिटर लिया, उसको चार्ज किया, कितना चार्ज दिया Q, उसकी प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया E0 और पोटेंशियल हो गया V0। तो क्या क्या पैरामीटर बने, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, एप्सिलॉन नॉट साथ में आ गया, कैपेसिटेंस कितनी हो गई, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, पोटेंशियल कितना था प्लेट्स के बीच में E0 इंटू D। अब क्या कर दिया, अब हमने इसके बीच में कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी, कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करते ही इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह से तो गायब ही हो जाएगा, मतलब जगह कम हो जाएगी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था। ठीक है, तो वो कितनी जगह रह जाएगी, d माइनस टी जगह, मतलब ये वाली खाली स्पेस रह जाएगी जहां पे फील्ड होगा, ये यहाँ पे, ये जो मैं सारा शेड कर रहा हूँ, बस इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ यहाँ पे होगा, बाकी जगह पे तो वो क्या हो गया, बाकी इसके अंदर तो जीरो है, तो वो कितनी जगह बची, d माइनस टी जगह बची, E0 वैसे ही आ गया, तो E0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अभी कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा उसको सॉल्व कर लिया, अल्टीमेटली हमें पता चलता है कि कैपेसिटेंस क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। राइट, दिस वाज द इफेक्ट ऑफ कंडक्टिंग स्लैब व्हाइल इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अभी मैं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, फिर देखूंगा कि फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा और कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कंडक्टिंग स्लैब की जगह अभी किसका क्वेश्चन करेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का। ध्यान देना, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। चलो, तो सबसे पहले मेरे पास एक कैपेसिटर है, दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, प्लेट का एरिया कितना है, A, प्लेट के बीच में गैप कितना है, D। तुम ये मेरे दोनों हाथों को प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर मान सकते हो, इस हाथ का एरिया, इस हाथ का एरिया कितना है A, इनके बीच में गैप कितना है D। ठीक है, इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना है, फर्स्ट प्लेट के ऊपर प्लस Q, सेकंड प्लेट के ऊपर माइनस Q। तो अगर हम इसके पैरामीटर्स लिखने जाएं तो वही पैरामीटर्स हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट,
तो वो आ जाएगा आपका QA/ε0। इक्वेशन 1 बना के छोड़ दो, ठीक है। कैपेसिटेंस इसकी कितनी होगी वो तो हम ऑलरेडी एक्सप्रेशन में निकाल चुके हैं पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, A/ε0/d। और अगर मैं आपसे पोटेंशियल पूछूं, इनिशियली पोटेंशियल कितना होगा, तो वो होगा E0 इंटू डी। तो ये तीन चीजें तो कब है, बिफोर वाली सिचुएशन में, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड E0 की डायरेक्शन क्या थी, ये थी, ठीक है, ऐसे ही चल रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड वाज गोइंग लाइक दिस फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। अब हमने क्या कर दिया, ऑन इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है स्लैब का, K। एक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। लो ऊपर से स्लैब डालनी शुरू की, रख दी यहां पे स्लैब, तो क्या होगा, जैसे कंडक्टर की प्लेट्स पे चार्ज डेवलप हुआ था, इसके इधर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि बाहर इस तरफ प्लेट पे कौन सा है, पॉजिटिव है, तो अपोजिट चार्ज डेवलप होगा ना, इलेक्ट्रॉन इस तरफ खिंच जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इधर डेवलप हो जाएगा, प्लेट पे इस पे क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू हो जाएगा, ठीक है, अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन होगा, ठीक है। इस स्लैब की थिकनेस कितनी मान लेते हैं, T मान लेते हैं स्लैब की थिकनेस, ठीक है। तो अब ये बात देखने में आई है कि जो E0 इलेक्ट्रिक फील्ड पहले सारी जगह में था, अब सिर्फ कितनी जगह में बचा है, D-T स्पेस में, सिर्फ ये अगल बगल की स्पेस में। और ये जो T स्लैब है इसके अंदर क्या है, EP फील्ड है, तो नेट फील्ड E बचेगा। अभी यहाँ पे अगर मैं नेट फील्ड का एक्सप्रेशन लिखूं, तो वो जो नेट फील्ड होगा दैट विल बी E0 माइनस EP, ठीक है। अच्छा नेट पोटेंशियल लिखूं, यहाँ पे कितना रह गया अभी, तो देखो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू स्पेस, तो दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो E0 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो E0 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा EP वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। E0 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जगह में है, E0 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड D-T जगह में है, प्लस पोटेंशियल तो ऐड होगा, ठीक है। EP पोटेंशियल कितनी जगह में है, EP पोटेंशियल जो है वो T जगह में है, P मतलब पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। अच्छा हमें पता है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम डिफाइन करते हैं वो क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन देयर वाज वैक्यूम। तो EP/E0 आना है, यहां से आप अगर आप यहाँ पे E0/EP होता है, राइट, वाज अ लिटिल मिस्टेक। तो अगर यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालो, EP की वैल्यू निकालो, तो क्या आती है, E0/K। वैसे भी हम कहते हैं कि जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम से फील्ड कम हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, D-T प्लस EP की जगह पे आ गया E0/K इंटू क्या आ गया T। तो यहां से E0 कॉमन निकल आया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, D-T प्लस T/K, ठीक है। E0 की वैल्यू भर दी, क्या भर दी, E0 की वैल्यू भर दी QA/ε0, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, D-T प्लस T/K। फाइनल, कुछ नहीं किया, घबराना मत, ये बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द स्लैब पैरामीटर्स थे। E0 कितना था, QA/ε, कैपेसिटेंस कितनी थी, ε0/d, फील्ड कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू स्पेस। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी तो फील्ड रिड्यूस हो गया, ठीक है, कितना, एक तो बाहर था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एक अंदर था राइट टू लेफ्ट, तो नेट फील्ड कितना आ गया, E0 - EP। नेट पोटेंशियल कितना रह गया, अब दो तरह के फील्ड है उनकी वजह से पोटेंशियल है, E0 फील्ड की वजह से कितना पोटेंशियल है, E0 × D - T, जितनी जगह में वो है,
ईपी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जगह में है, टी जगह में है, तो ये क्या हो गया, ईपी इंटू टी। अब ईपी की वैल्यू भर दी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन से, वो कितनी आ गई, ई नॉट बाय के, तो ये एक्सप्रेशन बन गया। अब क्या निकाल देंगे यहां से, कैपेसिटेंस निकाल देंगे, वो क्या होती है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, तो ये क्या बनेगी, Q अपॉन पोटेंशियल कितना है, Q A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाई के, ये चीज आ जाएगी। Q से Q कैंसिल होगा, A एप्सिलॉन नॉट D ऊपर चला गया, तो मैं यहां लिखता हूं क्या बन गया, A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस टी प्लस टी बाई के, ये एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, अगर तुम बाय चांस यहां से D वगैरह कॉमन निकाल के देखो तो यू विल कम टू नो कि जो कैपेसिटेंस है वो बड़ी है। हाँ, एक सिंपल केस में तो मैं भी दिखा सकता हूं तुम्हें। सपोज करो कि हमने ये जो स्लैब इंट्रोड्यूस की, ये T की नहीं की, ये D की ही कर दी, मतलब अभी जो स्लैब है वो पूरे कैपेसिटर के अंदर भरी हुई है। जो मैंने उस दिन आपको कैपेसिटर दिखाया था ना पिछले लेक्चर में, उसके अंदर पूरी तरह से भरा होता है डाइलेक्ट्रिक, ऐसे अगल बगल में सब जगह पे, तो पूरी तरह से भर दिया इलेक्ट्रिक, तो T और D की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल। अगर T की वैल्यू D के इक्वल हो जाए तो क्या होगा, D माइनस डी प्लस डी बाई के, D से D कैंसिल हो गया, ये के ऊपर जाएगा, क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब ये वाला A एप्सिलॉन नॉट बाई डी क्या था, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी ये इनिशियल कैपेसिटेंस थी, तो यहां से क्या पता चलता है कि क्योंकि K की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, K की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। 1 सिर्फ किसके लिए होती है, 1 होती है सिर्फ हमारे एयर या वैक्यूम के लिए। K की वैल्यू बाकी किसी भी मटेरियल के लिए ग्रेटर देन 1 है। अगर K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब C की वैल्यू भी ग्रेटर देन C नॉट है। इसका मतलब कैपेसिटेंस यहाँ पे क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सिंपल आर्टिकल। ठीक है, कम स्टेप्स में रिड्यूस करना हम सीख लेंगे बाद में कि बोर्ड में हमें कितना लिखना है, पहले एक बार आप डिटेल में सीख लो इसको। राइट, चलो, तो ये हो गया डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ। अभी फाइनली मैं एक दो छोटी छोटी चीजें आपसे डिस्कस करके इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन आज खत्म करूंगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में किसी में हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। राइट, तो और कौन सी चीजें डिस्कस करनी है मुझे आपके साथ, एक तो मुझे टर्म डिस्कस करनी है आपके साथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में। देखो, अभी हमने कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी थी। डाइलेक्ट्रिक स्लैब की क्या हो गई थी, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कैसे हुई थी कि जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स थे, जब उनको एनर्जी मिली तो वो बाहर आना शुरू हो गया और एक साइड पे इकट्ठा हो गए, और पॉजिटिवली चार्ज जो पार्ट्स थे वो एक तरफ हो गए, तो उनमें एक पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से फील्ड सेटअप हो गया। राइट, अभी क्या होगा कि अगर आप और ज्यादा बाहर से फील्ड बढ़ाते जाओगे तो हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंप्लीटली टॉर्न अपार्ट हो जाएं, उसे जो शेल है उससे निकल के कंप्लीटली बाहर आ जाएं। ठीक है, उस केस में वो क्या कहलाएंगे, फिर दे विल बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे तो डाइलेक्ट्रिक भी क्या बन जाएगा, कंडक्टर, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन सिर्फ किस में होते हैं, कंडक्टर्स में होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेरे फील्ड बढ़ाने से किसी डाइलेक्ट्रिक की जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी थी वो खराब हो सकती है। ठीक है, तो वो हद कौन सी है कि मैं यहाँ तक बढ़ा सकूँ सेफली इलेक्ट्रिक फील्ड को, और उससे मेरा जो डाइलेक्ट्रिक है वो अपनी प्रॉपर्टीज लूज ना करे। उस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या बोलता हूँ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E for which a dielectric can maintain its insulating property is called dielectric strength।
तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है दरअसल, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की SI यूनिट भी क्या होगी, वही जो ई की है, यानी कि या तो न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। ये आपको पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए। कई बार तो आप के का कुछ कर जाते हो यहाँ पे, के बारे में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, दैट इज डिफरेंट थिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू इज सम डिफरेंट थिंग। अच्छा, किसी भी मटेरियल को उसकी जितनी भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है उसका सिर्फ और सिर्फ कितने % दिया जाता है, 10% इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है। मतलब हम चाहते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टीज लूज ना करे, तो हम जितना वो बर्दाश्त कर सकता है उसका सिर्फ 10% ही देके चलते हैं। मतलब अगर वो 100 न्यूटन पर कूलम का फील्ड जो है वो झेल सकता है, तो हम उसको सिर्फ 10 न्यूटन पर कूलम का ही देंगे, ताकि उसकी प्रॉपर्टीज कभी ना लूज हो और वो मेंटेन रहे। ठीक है, 10% देते हैं उसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का। एक तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है। अगली चीज जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है वो है कोरोना डिस्चार्ज। वो अभी कोरोना वायरस वाला कोरोना नहीं, घबराना मत, ठीक है। तो ये है कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज बेसिकली क्या डिस्कस करता है, एक्शन एट शार्प एजेस। किसका एक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का। सपोज करो कि मेरे पास एक कंडक्टर है जिसकी शेप कुछ इस तरह से है। इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया और मैं चार्ज इसको देता जा रहा हूं। तो इस कंडक्टर का यहां पे, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा कर्व्ड पोर्शन लेके चल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, किसी भी आर्बिट्रेरी सरफेस के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। नाउ वी नो दैट। जैसे सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। अब एरिया तो इधर ज्यादा है, इधर कम है। अच्छा, जितना मैं इसके ऊपर चार्ज बढ़ाता जाऊंगा, एरिया इसका कम है, क्यू बढ़ता जाएगा, तो सिग्मा बढ़ता जाएगा। चार्ज बढ़ने से, चार्ज के बढ़ने से सिग्मा बढ़ता जाएगा, सिग्मा के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब इसके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, सराउंडिंग में एयर प्रेजेंट है। एयर क्या है, इंसुलेटर, यानी कि डाइलेक्ट्रिक। बात समझे मेरी, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक की एक लिमिट है, एक हद है जहां तक वो बर्दाश्त करेगी। जैसे ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अप होगा तो इसके आसपास की एयर क्या होने लगेगी, आयोनाइज होने लगेगी। एयर आयोनाइज होने का मतलब है, एयर आयोनाइज होने का मतलब है कि वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएंगे, वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएंगे। तो जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो किधर अट्रैक्ट होंगे, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे उस शार्प एज पे, कंडक्टर के। ये अपना कंडक्टर है, तो कंडक्टर के शार्प एज पे अगर इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो वो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करने लगेंगे, न्यूट्रलाइज करने लगेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करना शुरू कर देंगे, न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस पे चार्ज बढ़ाने की वजह से एयर आयोनाइज हो गई। एयर से इलेक्ट्रॉन जो थे वो इसका चार्ज जो है उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, एक तरह से उसको लीक आउट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। दिस लीकिंग आउट ऑफ चार्ज फ्रॉम द शार्प एजेस ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज कोरोना डिस्चार्ज। किसी कंडक्टर के किनारों से, शार्प एजेस से चार्ज का लीक होना कोरोना डिस्चार्ज होता है, राइट। बात समझ में आई। चलो, एक आखिरी